Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we are doing chapter number 1 Economics, a story of Palampur. In this chapter, we are doing organization of production. In this topic, there are four factors of production: land, labor, physical capital. Physical capital are two types: fixed capital and working capital, and fourth one is human capital. हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, स्टोरी ऑफ पालमपुर गांव की कहानी। इसमें हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, इसके कारक किए थे, फैक्टर किए थे प्रोडक्शन के, कि प्रोडक्शन के लिए किन किन फैक्टर की ज़रूरत होती है, किन किन साधनों की ज़रूरत होती है जो मेन इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्टली हमने उसमें किया था लैंड, भूमि की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेबर की ज़रूरत होती है यानी कि श्रम की ज़रूरत होती है। इसके साथ फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी की ज़रूरत होती है, जो टू टाइप की है, स्थायी पूंजी और वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मीन्स कार्यशील पूंजी, यानी कि जो साथ के साथ यूज होती रहती हैं, उसको दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता, उसमें वर्किंग कैपिटल्स आएगी, ठीक है। और फोर्थ थी क्या थी, मानवीय पूंजी। तो आज हम करेंगे लैंड के बारे में करेंगे। टुडे वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग इन पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से होती है इसके बारे में करेंगे, ठीक है। और उसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्या होगा, फार्मिंग के लिए जो हम लैंड है वो फिक्स है, लैंड को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये तो आपको भी पता है कि लैंड फिक्स्ड है ना, ये रबड़ की तरह तो नहीं होती कि हम उसे खींच के बढ़ा दें। जो एरिया है वो फिक्स ही रहेगा, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इवन कम तो हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो जो हमारा फार्मिंग एरिया है वो कम हो जाता है, लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उसमें पालमपुर विलेज में, तो वहाँ पर फार्मिंग है मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना। फार्मिंग है मेन ऑक्यूपेशन है। और गांव के 75% लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, कि अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक। उसमें क्या आ सकता है, फार्मर भी हैं उसमें और फार्म लेबर्स भी हैं, ठीक है। यानी कि उसमें बड़े किसान भी हैं और किसानों के साथ काम करने वाले या खेतों में काम करने वाले मजदूर भी आते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑन दी फार्म के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है उससे ये सारे के सारे रिलेटेड होते हैं। यानी कि गांव की 75% पॉपुलेशन है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बट यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि जो प्रोडक्शन के लिए फार्म पे जो प्रोडक्शन होता है उसका जो एरिया है, कल्टीवेशन का एरिया है जिसके ऊपर खेती की जाती है वो फिक्स है। पालमपुर गांव में स्थायी एरिया है जिसके ऊपर खेती की जाती है, ठीक है। और वो कब से है, 1960 से, 1960 से ही वो स्थायी है। वहाँ पर कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जो बंजर पड़ा हो या खाली पड़ा हो, जिसको हम ये कह सके कि इसके ऊपर इसको ठीक करके इस एरिया को उसके ऊपर कल्टीवेशन की जा सकती है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन बाय द ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन। इस तरह से अगर कोई खाली एरिया नहीं है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं होगा कि हम एरिया को, जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है उसको हम इंक्रीज कर सकें। तो इट मीन्स कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती लैंड को इंक्रीज करने की, तो इट मीन्स लैंड इज फिक्स्ड, नो एनी चेंजेस इन लैंड एरिया। दूसरा यहाँ पर आता है जो मेजरमेंट एरिया कैसे होता है, एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसकी मेजरमेंट किस तरह से होती है, किस यूनिट में होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लैंड को मेज़र करने की हेक्टेयर होती है, कि किसी के पास कितने हेक्टेयर लैंड है, ठीक है।
थ्रो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बिगनिंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट। तो वहाँ पर हम लोकल यूनिट के बारे में भी जान सकते हैं गांव में कि उस हेक्टेयर को डिवाइड किया गया है लोकल यूनिट में भी। इसका नाम हो सकता है बीघा, गुंठा, एटसेट्रा। ठीक है, बीघा आपने सुना भी होगा, बीघा सुना होगा। इसके साथ ही आपने अपने जो आसपास विलेज में है उसमें सुना होगा किला। ठीक है, ये यूनिट है। कनाल, ये सारी की सारी मेजरमेंट यूनिट है किसकी? एग्रीकल्चर लैंड की। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। जो 1 हेक्टेयर लैंड है वो किसके इक्वल है? स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। ठीक है, और ये 1 हेक्टेयर है वो किसी भी स्कूल के ग्राउंड के लिए जो फिक्स एरिया है कि 1 हेक्टेयर का ग्राउंड होना चाहिए। तो हम वहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर कितना होता है स्कूल से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी कि सेम लैंड के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में आता है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड द फैसिलिटी अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के कोई भी जो वेस्टर्न साइड में गांव हैं उसी की तरह जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर हैं। पालमपुर गांव में जो उत्पादन की फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं, फसलें उगाने की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न गांव में होती हैं उस तरह से हैं। ऑल लैंड इज़ कल्टीवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में सारा का सारा एरिया है वो कल्टीवेट किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है? खेती की जाती है सभी एरिया पे। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। तो वहाँ पर कोई भी एरिया है वो बंजर नहीं है। खरीफ का जो सीज़न आता है, खरीफ के सीज़न में किस चीज़ की क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती है? तो वहाँ पर जो फार्मर है ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। खरीफ कौन सी? खरीफ और रबी, और थर्ड है जायद। ये 3 पैटर्न होते हैं क्रॉपिंग के। ठीक है, ये आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर पैटर्न इज स्टार्टिंग ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड रबी। जो स्टार्ट होता है पैटर्न है वो कब स्टार्ट होता है? विंटर के ऑनसेट में। जब विंटर स्टार्ट होती है तब रबी सीजन स्टार्ट होता है। जब मानसून ऑनसेट होती है, मानसून स्टार्ट होती है, तब कौन सा? खरीफ सीजन स्टार्ट होता है। तो जब मानसून के टाइम में जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, और जो सर्दियों में ग्रो की जाती है उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो पालमपुर में है वो ज्वार और बाजरा ग्रो किया जाता है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड कैटल फीड। जो ये प्लांट है ये किस लिए? जो पशुओं के चारे के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इट फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और जो रबी की क्रॉप्स में है अक्टूबर दिसंबर में क्या ग्रो किया जाता है? वहाँ पर पोटैटो ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में। यहाँ पर ये रबी आ गया ना। ठीक है, और इसके साथ ही और क्या? पोटैटो के साथ ही वीट भी ग्रो किया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो फार्मर क्या करते हैं? वीट का सफिशेंट प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, कंजम्पशन के लिए वो रख लेते हैं। यानी कि कितना यूज़ होना है सारा साल गेहूँ, वो सारा घर में रखकर बाकी जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा जो गेहूँ बचता है उनके उत्पादन में, प्रोडक्शन में, उसको जो गेहूँ बचता है, सरप्लस होता है, जो उनके कंजम्पशन से अलग जो गेहूँ होता है उसको रायगंज की मार्केट में सेलिंग के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड ऑन शुगर केन। जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसका कुछ पार्ट है वो शुगर केन के लिए भी रखा जाता है। ठीक है, और ये कैसे है? रो में ग्रो किया जाता है। जो फार्म होते हैं, खेतों में होते हैं, तो वो रो में ग्रो किया जाता है। और किस लिए ग्रो किया जाता है? फॉर एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। जैगरी क्या होता है? गुड़। ठीक है, गुड़ के लिए शुगर केन को जब उगाया जाता है उससे के बाद उसके क्या हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है? उससे गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ इसको बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? शाहपुर मंडी में।
ये सारा का सारा तो हो गया कि किस तरह की वहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, 2 सीज़न यहाँ पे आपने देखे हैं, खरीफ और रबी को देखा है। इसके साथ ही आपने पढ़ा इसके बारे में कि किस किस क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है, फार्मिंग की जाती है, सिंचाई की जाती है यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्शन कौन से क्रॉप्स का होता है। देयर आर सम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर। ठीक है, जिस तरह से ये है कि सेलिंग के लिए किस मंडी में ले जाया जाता है। ठीक, शुगर केन से क्या बनता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने जो पॉइंट किया था कि इज़ देयर वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से हो सकता है एक ही लैंड के ऊपर। तो यहाँ पर हम कल्टीवेशन से साथ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ कि इरिगेशन के लिए क्या क्या रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं, मीन्स कि सिंचाई के लिए कौन से साधन अपनाए जाते हैं। खेतों में जो पानी दिया जाता है उसको इरिगेशन बोला जाता है, इरिगेशन सिस्टम। तो पालमपुर में क्या है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी से सारी इरिगेशन होती है। लेकिन पहले क्या होता था, पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। पहले पर्शियन व्हील्स के द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता था और उसके बाद सिंचाई होती थी। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के आने से तो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स होते हैं उसके द्वारा इरिगेट किया जाता है बड़े एरिया को। ठीक है, जो छोटा एरिया था वहाँ पर क्या पर्शियन व्हील से इरिगेट किया जाता था, सिंचाई की जाती थी। वेल में एक व्हील लगा होता है और उसको जैसे चलाते हैं, मूव करते हैं तो पानी निकलता है। ठीक है, उसको रेहड़ू भी बोला जाता है, हिंदी में रेहड़ू बोलते हैं पर्शियन व्हील्स को। ये अगर आपने धरोहर की विज़िट की है तो धरोहर के एंट्री जो गेट है उसके साइड में ही लगा हुआ है, उसके राइट साइड में लगा हुआ है। ठीक है, उसको सर्कल में घुमाते हैं तो पानी निकलता है। तो इस तरह के जो प्रिमिटिव रिसोर्स थे उसके द्वारा पानी निकाला जाता था, इरिगेशन की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं। मॉडर्न रिसोर्स की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है और टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। यहाँ पर डाटा भी दिया गया है कि बाय मिड 1970 के डिकेड में 1970 के आसपास जो एरिया था, कल्टीवेटेड एरिया था, वो 200 हेक्टेयर था। ठीक है, जिसको इरिगेट किया जाता था। स्टार्टिंग में जो ट्यूबवेल से इरिगेट करना स्टार्ट किया था 1970 में, 1970 में उसको ट्यूबवेल से सिंचाई शुरू की थी, वो कितना एरिया था, 200 हेक्टेयर्स। ओके, यहाँ पर एक अदर एग्जांपल दिया गया है कि जो इरिगेशन है वो किस तरह से होती है। ठीक है, जो प्लेन एरिया है और कोस्टल एरिया है, वो कोस्टल एरिया में और जो प्लेन एरिया है वो वेल इरिगेटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पर सिंचाई है अच्छे से हो जाती है। लेकिन जो प्लेटू एरिया है वहाँ पर जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया, ठीक है, तो वहाँ उसके लो लेवल पर तो इरिगेशन होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो एरिया है जैसे प्लेटू वगैरह में वहाँ पे कल्टीवेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर इरिगेशन सिंचाई करना डिफ़िकल्ट है माउंटेन में, समझ रहे हो ना आप, कि ट्यूबवेल से ऊपर की साइड हम पानी लेके ही नहीं जा सकते विदाउट पाइप। तो दे आर डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो उस एरिया के जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं। गॉट इट। जो प्लेन एरिया है एंड कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो रिसोर्स हैं, प्राइवेट रिसोर्स हैं या अदर रिसोर्स हैं ट्यूबवेल वगैरह के, वहाँ पर इरिगेशन ईजिली हो जाती है, आसानी से हो जाती है कंपैरिजन में किसके, प्लेटू के। ठीक है, प्लेटू में इरिगेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल के ऊपर। इसके साथ यहाँ पर क्या बताया है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर नॉन मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही लैंड के ऊपर, ठीक है, एक लैंड के ऊपर एक टाइम में यानी कि 1 ईयर में मल्टीपल क्रॉप ग्रो करना, एक से ज़्यादा जो फसलें हैं वो उगाना, उसको क्या बोलते हैं, नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविध खेती बोला जाता है उसको। यानी कि एक से ज़्यादा फसलों को उगाना। मान लो पहले क्या है, हमने चावल उगाया है, उसके बाद गेहूँ उगाई है,
ठीक है। अगर जब तक चावल का टाइम नहीं होता, गेहूं के बाद हम उसमें कोई जायद क्रॉप है जैसे वाटरमेलन वगैरह कोई भी पल्सेस है वो कर देते हैं। तो इसमें क्या है, हमने एक साल में मल्टी क्रॉप को ग्रो कर लिया है, तो वी कैन से इट मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो ये इसमें क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मान लो जो शुगर केन है वो एक साल की फसल है, एक साल में हार्वेस्ट होती है, और जबकि दूसरी साइड शुगर केन से दूसरी साइड हम क्रॉप ग्रो करते हैं, उसमें क्या हो गया, आपका चावल भी ग्रो हो जाता है, उसके बाद वीट भी ग्रो हो जाती है। वीट के हार्वेस्ट होने के बाद हम अदर कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और जो लास्ट 15 to 20 ईयर है उसमें इस तरह की क्रॉपिंग की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप के बारे में दिखा रखा है। दीज आर पोटैटो, हेयर इज शुगर केन। बाजरा के जो ऊपर है वो इस तरह का होता है, एंड ये वीट। इसके साथ ही यहाँ पर बताया है कि जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है। जो उत्पादन है उसका एक ही सीज़न में मेजरमेंट की जाती है कि एक सीज़न में एक फिक्स लैंड के ऊपर कितना उत्पादन हुआ है। मान लो रबी का है, रबी को मान लिया जाता है मेज़र करने के लिए कि रबी के सीज़न में कितना प्रोडक्शन हुआ है। टिल द मिड ऑफ द 1960 द सीड यूज कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल वंस द। तो इसमें क्या है, 1960 के आसपास, जो 1960 का डिकेड था उसमें क्या है, जो सीड है वो कैसे, जो ट्रेडिशनल है, पुराने सीड हैं उनको यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे और खाद के रूप में जो खेतों में खाद डाली जाती है उसमें काउडंग, गोबर की खाद को यूज़ किया जाता था, जो नेचुरल मैनर में फर्टिलाइज़र होते हैं। लेकिन क्या है, वो रैपिडली प्रोडक्शन नहीं देते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर है ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। और 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई है उसका मेन रीज़न क्या रहा है कि इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेट ऑफ वीट राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्डिंग यानी कि अच्छी उत्पादकता वाले, गुणवत्ता वाले बीज। ठीक है, 1960 में जो हरित क्रांति आई है तो उसका रीज़न क्या रहा है, किसानों ने अच्छी गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी यील्ड सीड का यूज़ किया है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि आशा से अधिक प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ। इसके साथ ही है जो मॉडर्न टूल्स वो यूज़ किए जाते हैं, वो भी हेल्पफुल है प्रोडक्शन के इंक्रीजिंग में। Got it? The same piece of land would now produce a large quantity of food grain than was possible earlier. HY seeds, however, need plenty of water and also chemical fertilizers and pesticide to crop best result. अच्छे रिजल्ट के लिए क्या है, HIV जो सीड्स यूज़ करते हैं हम, HYV सीड बीज हैं जो वो यूज़ करते हैं। इसके साथ क्या है, अच्छी क्वालिटी के पानी की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या है, फर्टिलाइज़र होने चाहिए। केमिकल्स हम फसलों में यूज़ करते हैं, मान लो कोई बीमारी आ जाती है उसमें केमिकल यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कोई इंसेक्ट वगैरह अगर हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। जिसकी वजह से मेन रीज़न क्या रहता है कि हम अपनी फसल को ख़राब होने से बचा लेते हैं और उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर द कंटेंट ऑफ हाई प्रोडक्शन। ये सारे तत्व हैं, क्या हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के तत्व हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या बताया, फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। कि इंडिया में जो सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो कहाँ पर यूज़ किया गया था, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूज़ किया गया था। जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या है, HYV सीड को यूज़ करना, इरिगेशन के मेथड अच्छे यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, पेस्टिसाइड से फार्मिंग करना। ठीक है, खेतों में जो दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं, ये सारे के सारे
क्या गेहूँ, इनको यूज़ करने की वजह से जो गेहूँ का उत्पादन है, यील्ड ऑफ व्हीट, गेहूँ का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। और गेहूँ के उत्पादन की वजह से उस सारे जो प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। जब 1960 के डिकेड में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, उसको किसका नाम दिया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का नाम दिया गया। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वर 1300 kg पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर क्या है, पालमपुर में बताया गया है कि व्हीट का उत्पादन कितना हुआ है। पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती की है, पुराने तरीके से खेती की है, और 1300 किलोग्राम है, 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम उत्पादन हुआ है। ठीक, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। जो ट्रेडिशनल सीड को हम यूज़ करते हैं तो हमारा क्या है, प्रोडक्शन इतना है, 1300 kg है। और जैसे ही हम HYV सीड यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा, तो 32 kg पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन चला जाता है। ठीक है। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये प्रोडक्शन के उसमें बहुत बड़े लेवल पे वृद्धि थी, बहुत बड़ी वृद्धि थी प्रोडक्शन में। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट। अब जो किसानों के पास है, किसानों के पास बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि सरप्लस में व्हीट रहता है, सेल इन द मार्केट, मंडी में बेचने के लिए। तो इससे क्या है, जो फार्मर, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, खेती अच्छी हो रही है, तो फार्मर भी अच्छे होंगे वो। ठीक है, उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बेटर होगी। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।